नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है बातचीत के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी। वैसे तो मुकेश नायक जी बहुत सारे पदों में रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय में वो मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद वो अनेक पदों में रहे। एआईसीसी के वो प्रमुख स्पोक्सपर्सन भी रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं। तो ऐसे तमाम वो पदों पे रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के भी वो चेयरमैन रहे हैं। तो बहुत सारे पदों में रहे। लेकिन कांग्रेस के एक वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सालों से जुड़े रहे हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। और इस समय जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तीसरा चरण हो चुका है, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए सारे विषय में हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज के दफ्तर में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जिस तरह का एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह की भगदड़ की स्थिति है, जो बीजेपी बार बार कहती कि एक भगदड़ की स्थिति है, और हम भी देख रहे हैं आपके यहाँ से तमाम नेता जो हैं, बड़े बड़े संगठन के भी लोग हैं, सब बीजेपी का दामन थाम रहे। सब नहीं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जिनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, जिनको लग रहा है कि हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, या जिनके काम धंधे हैं, जिनके ऐसे व्यापार हैं जो सरकार के सहयोग के बगैर चल नहीं सकते, ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसे भगोड़े, पलायनवादी और दल बदलू ये सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करेंगे? ये भगवान राम की रक्षा करेंगे? भगवान राम हमारे रक्षक हैं या हम भगवान राम के रक्षक हैं? पूरी बीजेपी में आज ये माहौल है जैसे प्रभु राम को कोई खतरा है और पूरी पार्टी के लोगों को जाके उनको बचाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हनुमान जी के अवतार हैं मोदी जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। ऐसी हास्यास्पद और बचकानी बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ये कि ये भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से लोगों का ध्यान हटाते हैं। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे कोई बात नहीं करते हैं और एक फॉल्स परसेप्शन बनाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल वॉर में ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो रही है, पिछड़ रही है, बिखर रही है, ये दल बदल का महापर्व चला रहे हैं। और ये पब्लिक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वार में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। जबकि इन्हें पता लग गया, 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं ना, इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इतनी सशक्त चुनौती कांग्रेस पार्टी से बीजेपी को मिलेगी और उनके कैंडिडेट, उनके कार्यकर्ता इतनी क्षमताओं के साथ चुनाव में भाग लेंगे। आप लोग आश्वस्त हैं, कांग्रेस बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है जो इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, परसेप्शन का वॉर है तो भी आप लोग के अंदर चिंता नहीं है? इतने बड़े बड़े नेता, मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरेश पचौरी की आपने बात की। हम चिंता इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये सुरेश पचौरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये रूटलेस वंडर है, आधारहीन अचंभा है। ये 24 साल राज्यसभा के सदस्य रहे, बिना चुनाव लड़े, एक भी चुनाव नहीं जीते। ये केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। क्या नहीं दिया पार्टी ने इनको, लेकिन पार्टी छोड़ के चले गए। अब इनके बारे में लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, प्रहलाद पटेल, कि जो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है, मेडिकल वेस्ट है। इनकी क्या इज्जत होना है वहाँ? और ये तो कांग्रेस के लिए डेड वेट थे, ये मृत बोझ थे, तो ये अब बीजेपी में चले गए। ये डेड वेट वहाँ चला गया। बीच में तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी जा रहे थे। देखिए, बीजेपी शुरू से ये करती है कि किसी एक नेता का पिन पॉइंट करके नाम उछालती है कि ये बीजेपी में जा रहा है।
बीच में आपने देखा होगा कि हमारे अपोजिशन लीडर के बारे में ये चर्चा शुरू कर दी थी उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में मुकदमा करेंगे और डिफेमेशन केस करेंगे, तब ये प्रचार बंद किया बीजेपी के लोगों ने। आपके पास भी ऑफर आया? नहीं, हमारे पास इसलिए नहीं आए कि हमें वो लोग जानते हैं। एक बीजेपी के नेता ने हमको मजाक में कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इधर आ जाइए। तो हमने उनसे कहा कि आपने कांग्रेस विहीन भारत के निर्माण की बात करी थी, आप तो बीजेपी को कांग्रेस बना रहे हैं। जब बीजेपी को कांग्रेस बनाने पर तुले हुए हैं तो हम कांग्रेस में रहे, उससे अच्छा तो यही है। आपको लगता है कि चलिए ये सारे जो थे डेड वेट थे जो बीजेपी में चले गए, अभी 3 चरण के चुनाव हो गए, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं अब प्राइम मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का घुसपैठिए का बयान था, हिंदू मुस्लिम का था, मंगलसूत्र था, उसके बाद अडानी अंबानी ने ब्लैक मनी दे दिया है कांग्रेस को, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर को तुम करके एड्रेस कर रहे हैं। ये तमाम जो बातें हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़? प्रधानमंत्री जी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं पूरे देश में, वो चर्चा के विषय बने हुए हैं और हास्यास्पद हो गए हैं। वो बचकाना है बयान है। पूरे भारत के लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान और वक्तव्य दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो राम मंदिर में बाबरी मस्जिद के लोग ताला लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर निर्माण की अनुमति मिली है, मंदिर बन गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लाखों लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद के लोग वहाँ ताला लगवा देंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे आप एक चीज़ बताइए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये कि 3 चरण के चुनाव में पहला चरण का चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ तो एकदम से चर्चा चल पड़ी कि अब वो स्थिति नहीं है बीजेपी की जो पिछले चुनाव में थी। यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह इनका पराभव हो रहा है, सीटें कम हो रही हैं। तो कहाँ से ये सरकार बनाएंगे? और जब ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में 100% इनकी स्ट्राइक थी, कहीं वो हाथ से ढीली ना पड़ जाए, इसलिए इलेक्शन के नैरेटिव को बार बार उस दिशा में ले जा रहा है ताकि इलेक्शन पिछले बार जैसा पोलराइज हो जाए। लेकिन वो शेर आया, हर बार थोड़ी शेर आता है। मोदी की गारंटी नहीं चलेगी इस बार? देखिए, अगर ये पूरे इलेक्शन को अगर 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की तरफ ले जाते तो लोग गंभीरता से लेते। लोगों ने ये कहा कि ये तो 24 घंटे वही बात करते हैं जो हम 30-35 साल से सुन रहे हैं। कब तक सुने? लोग पक गया है, लोगों का दिमाग, बोर हो गए हैं लोग। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? नहीं, मध्य प्रदेश में तो 5 से 7 सीट 100% कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अभी 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं इसमें, ये बीजेपी खुद जानती है। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि इतनी सशक्त चुनौती कांग्रेस पार्टी से उनको मिलेगी। ये कौन से 5 से 7 सीटें जो आप ये देखिए, हाँ। अमित शाह ने 25 अप्रैल को एक बैठक ली और कहा हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। 11 फरवरी को BD शर्मा ने मुरैना में मीटिंग ली और कहा हर पोलिंग बूथ पे 370 कार्यकर्ता वोटर बढ़ाने हैं और 2 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और जब मतदान हुआ तो क्या हुआ? 18% वोट सीधी में कम हुआ, 12% वोट शहडोल में कम हुआ, 8% वोट जबलपुर में कम हुआ, 5% वोट बालाघाट में और मंडला में कम हुआ, 3.5% वोट छिंदवाड़ा में कम हुआ। और दूसरे चरण के मतदान में 11% वोट महिलाओं का कम हुआ और 8% पुरुषों का वोट कम हुआ। तीसरे चरण के मतदान में अकेले भोपाल में 7,74,000 लोगों ने वोट नहीं डाला और 10% महिलाओं ने वोट नहीं डाला। कहाँ गए ये 370 वोट जो हर पोलिंग पे बढ़ाए थे? कहाँ गए ये कांग्रेस के 2 लाख नेता जो बीजेपी में आ गए थे?
क्यों नहीं बढ़े वोट, क्यों उदासीनता रही लोगों में। बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अब जब 2 लाख लोग कांग्रेस के आ गए हैं तो उन्हीं से डलवा लो वोट। और दूसरी बात बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे 18 साल आपने मलाई खाई, 18 साल में आपकी प्रगति हुई, आपके मकान बने, दुकान बनी, आपकी ज़मीनें आपने खरीद ली, आपका व्यापार विकसित हुआ, आपने चमचमाती हर 2-3 महीने में नई नई गाड़ियाँ खरीद ली, हमें क्या मिला। कार्यकर्ता निराश है बीजेपी का और उसकी उदासीनता के वजह से वोट परसेंट गिरा है। और इस वोट परसेंट के गिरने के कारण कई सीटें इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस जीत रही है? देखिए, छिंदवाड़ा में बीजेपी हार रही है, मंडा में हार रही है, सीधी में हार रही है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और राजगढ़, ये सीटें पूरी हार रही है। 7 सीट हो गई पूरी बिल्कुल बीजेपी। तो कांग्रेस 7 सीट जीते रही है। नहीं, ये जो 3 चरण हो, 3 चरण में अभी तो भोपाल की सीट पे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, सागर की सीट पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। कहीं ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि हम जीत रहे। बीडी शर्मा जिन्होंने कांग्रेस का पर्चा रिजेक्ट करा दिया, खजुराहो की सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, वहां बीडी शर्मा को 2-2 पड़ी हुई है जीतने की। ये हालत है इनकी। और फिर इंदौर का क्या कहेंगे? वहां पे आपके प्रत्याशी ने नामांकन ही वापस ले लिया। उन्होंने नहीं लिया, उनका नामांकन वापस कराया गया और विड्रॉल की डेट के इतने समय पहले नामांकन वापस किया कि कांग्रेस सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट, वैकल्पिक व्यवस्था ना कर पाए। जब फॉर्म वापस लेने जा रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट, तो पीछे आगे की सीट पर कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर मेंदोला बैठा हुआ था और ऐसे लेके जा रहे थे जैसे युद्ध के मैदान से कोई योद्धा हर्षोल्लास के साथ जीत के बाहर निकल रहा हो। आप पूछ लीजिए, सुमित्रा ताई ने ये कहा, जो लोकसभा की अध्यक्षा रहीं और बहुत सम्मानित नेता हैं इंदौर की, उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव जीत रहे थे तो इस तरह के से फॉर्म वापस कराने की क्या ज़रूरत थी। आपने उन असंख्य लोगों के महत्व को कम किया है जनतंत्र में जिन्हें वोट डालना था। इसको कोई फेयर प्रैक्टिस कहेगा? और आज जाके देख लो, पूरा इंदौर उबल रहा। इंदौर भारत की आर्थिक राजधानी है और वहाँ पर इस तरह की गंदी अलोकतांत्रिक राजनीति और ऐसी पूरी मानवीय गरिमा के पतन में जाकर इस तरह का धोखा और निर्लज्जता करना, ये किसी को पसंद नहीं आया। जो बार बार बात आ रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे अगर इनको पूरी मेजॉरिटी मिल जाती है बीजेपी को, हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्यों कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, इनके नेताओं ने कहा है कि हमें 400 सीटें दो, हमें संविधान बदलना है। कांग्रेस पार्टी तो इनके नेताओं ने जो कहा है वो दोहरा रहे हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण कोई इस देश में ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन शुरू से ही ये लोग ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में जो पदोन्नति में आरक्षण है, इसका केस 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष ही नहीं रखती है। लाखों कर्मचारी, लाखों, हजारों बिना प्रमोशन के मध्य प्रदेश में रिटायर हो गए हैं। तो क्या समझा जाए इसको? कांग्रेस में जिस तरह से सैम पित्रोदा के बयान आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान, एक पहले था विरासत टैक्स, उसके बाद जो रेसिस्ट रिमार्क था उनका कि इंडिया में लोग जो हैं अरब की तरह अरबी लगते हैं, कोई अंग्रेज़ लगता है, कोई अफ्रीकन लगता है, इसकी ये किसी को भी नहीं पसंद आया। आपने जो पूरा प्रश्न उनसे जो पूछा गया और अंग्रेजी में जो उनका आंसर दिया, आपने ये सुना है? किसी ने नहीं सुना है। पहले भी किसी व्यक्ति को उनके पास भेजा गया, वो तो वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं। और भारत में जो संचार क्रांति है उसके पुरोधा है सैम पित्रोदा जी। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो थे। हमने यहाँ पहला ऑप्टिकल फाइबर का प्लांट डाला भारत का, और 10,000 किलोमीटर तक केबल पूरे भारत में बिछाई उस समय एयरटेल और VSNL की। अब आप सोचिए, जिस पर इंटरनेट चल रहा है,
2G, 3G, 4G, जिस पर डायरेक्ट डायलिंग चल रही है और इतनी बड़ी संचार क्रांति जिसके कारण हुई है, वो व्यक्ति है सैम पिट्रोडा। वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। उससे रेसेस के बारे में एक प्रश्न पूछा गया तो उसने कहा कि 3 रेसेस है पूरे वर्ल्ड में, है ना, और भारत के लोग और पश्चिम के लोग, उन्होंने कहा पश्चिम के लोग अरब के लोगों से मिलते जुलते हैं, दक्षिण भारत के लोग साउथ अफ्रीका के लोगों से मिलते जुलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना और मंगोलों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने रेसेस के बारे में कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे बड़ा भारत की राजनीति में अगर नुकसान किया है तो वो किया है राजनीति से अभिप्राय संपदा को खत्म करने का। अभिप्राय संपदा का अर्थ ये है कि जिन अर्थों में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, जिस विषय, काल, समय और परिस्थितियों के अनुसार कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो जो व्यक्ति जो अर्थ लगा रहा है उसका आप भी वही अर्थ लगाइए। लेकिन जो व्यक्ति बात करता है उसका अर्थ इतना बदल देंगे बीजेपी के लोग, उसको भी आश्चर्य होता है। तो सैम पिट्रोडा के इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और ना ही आज की राजनीति के लिए वो प्रासंगिक है ना सम्यक है। लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान तो होगा ना, जिस तरह का उनका रेसिस्ट कोई बयान था। नुकसान नहीं होगा। सब जानते हैं कि ये लोग किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से कही गई बात का अर्थ बदलते हैं। और सैम पिट्रोडा ने तो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से भी रिजिग्नेशन कर दिया, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, आपको लग रहा है नहीं नुकसान होगा, तो जीतू पटवारी जो आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बयानों का आप क्या कहेंगे? जिस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान उनके भी आते रहते हैं। उन्होंने 2018 में नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बयान दिया था, उस थोड़ा अंतर है इस बयान में उस बयान में, लेकिन वही बयान कहा। देखिए, हमारी इमरती देवी का जो व्यक्तित्व है बड़ा कलात्मक है और बहुत बहुआयामी है। वो हमारी कुलीग रही है, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण व्यंग और विनोद के क्षणों में लोग कुछ बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस बात को लेकर खेद प्रकट कर दिया। एक दफ़े जब खेद प्रकट कर दिया, उनको अपनी बड़ी बहन कहा, उसके बाद इस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है? लेकिन आपको नहीं लगता कि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार जो है कांग्रेस में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, नहीं लगता कि उनका कार्यकाल जो है वो अभी शुरू ही हुआ है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है? जब भी कोई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक पीढ़ी के अधिकार दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तो इस तरह की हलचल होती है। मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे कि चुनाव परिणाम बता देंगे कि जीतू पटवारी का नेतृत्व अच्छा है और हम सब लोग मदद करेंगे जीतू पटवारी की, क्योंकि नई पीढ़ी को हम असफल नहीं होने देंगे। और जो लोग छोड़कर भगे हैं कांग्रेस पार्टी, इन्हीं के रहते तो हम 3 चुनाव हारे हैं। असंख्य कार्यकर्ता है कांग्रेस में जो खाली हुई डेमोक्रेटिक स्पेस को भरना चाहता है और उसने इस चुनाव में ये दिखा दिया है मेहनत करके, मोर्चा लेके। बीजेपी को भी अंदाज नहीं था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतनी शक्ति और क्षमताओं के साथ मैदान में आएगा। चलिए, आपको लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर हम बात करें, तो ये ट्रांजिशन इनसे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार पे हुआ है। बट ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता, ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि युवा नेतृत्व को अब जो है कांग्रेस की कमान दे दी गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल चुनाव खत्म हुआ राजगढ़ का और दिग्विजय सिंह जी मालवा निमाड़ में इलेक्शन कैंपेन करने चले गए। चुनाव खत्म हुआ कमलनाथ जी का, उन्होंने बैतूल में सभा की, बालाघाट में सभा की, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में सभा की। सारे नेता सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने पूरा एक एग्रेसिवली कैंपेन किया, ऐसे लग रहा था जैसे कि एकदम युद्ध हो रहा हो, चाहे वो छिंदवाड़ा की बात करें या राजगढ़ की बात करें। अगर एग्रेसिवली कैंपेन किया है, उनके कार्यकर्ता ने मेहनत की है, तो इतना वोट परसेंट क्यों नीचे गिरा? ये बढ़ना चाहिए था पिछले चुनाव की तुलना में। क्यों उदासीनता रही वोटर में? और जब भी इतिहास में वोट परसेंट गिरता है तो जो सत्ताधारी दल है इसको नुकसान होता है।
नुकसान तो थोड़ा सा लग रहा है कि बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जो खबरें आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जहां पे भी परसेंटेज कम हुआ है उस क्षेत्र के व्यक्ति को वो मंत्री पद से हटा देंगे। अभी जेपी नड्डा भी आए थे, उन्होंने भी दो टूक बातें कही हैं, धमकी दे रहे हैं अच्छा कि पद से हटा देंगे। हाँ। लेकिन जिनको धमकी दे रहे हैं उन्हें अब खुद पता चल गया है तीसरे चरण के बाद कि पता नहीं अमित शाह भी अपनी जगह रहते हैं या नहीं रहते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, केंद्र में कितनी सीट आ रही है? केंद्र में 230 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और हर राज्य में जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो सब कह रहे हैं। एक एक राज्य में 20-20 सीटों का नुकसान हो रहा है, कहाँ से भरपाई करेंगे? किस स्टेट्स में कितने सीट्स आ रहे हैं? आप देखिए, अकेले महाराष्ट्र में 20 सीट के नुकसान का अनुमान है इनको, 14 सीट के नुकसान का अनुमान है इनको कर्नाटका में, तेलंगाना में इनको 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, पंजाब में इनके पास पैर रखने के लिए जगह नहीं है, हरियाणा में इनको नुकसान हो रहा है, 3 सीटों का नुकसान इनको दिल्ली में हो रहा है, 5 से 7 सीटों का नुकसान इनको मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में इनको 12 से 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। सीधी 2 सीट तो रायबरेली और अमेठी की जा रही हैं। अमेठी स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था वहां से। ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, अडवाणी हारे हैं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हैं, कौन चुनाव नहीं हारा है? लेकिन इस चुनाव में स्मृति ईरानी को 2 पड़ी है अपनी जमानत बचाने की। रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना। तो फिर किसकी सरकार बनेगी? आप अगर कह रहे हैं कि 200 से 200 इंडिया घटक दल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। कितनी सीट्स आएंगी उनको? देखिए, 230 सीट पर रुक रही है बीजेपी, इसके ऊपर नहीं जा रही है। अब चौथे चरण का और वोट हो जाए, उसके बाद फिर पूरा अनुमान आएगा कि क्या स्थिति बन रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? कहाँ से भरपाई करेंगे? जो नुकसान इनका महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में हो रहा है, कहाँ से भरपाई करेंगे? नीतीश कुमार की जितनी सीटों पे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बिहार में सब हार रहे हैं। अगर बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति है तो क्या कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है? कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, और जो इंडिया घटक दल है उसमें सबसे ज़्यादा जीते हुए उम्मीदवारों वाली पार्टी कांग्रेस होगी। तो पूरे घटक दलों को, इंडिया घटक दलों को कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और सब मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? हालांकि आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। ये अभी प्री पोल ये कहना मुश्किल है। ये पोस्ट पोल हम इसकी बात कर सकते हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीते, उस आधार पर ये सब चीज़ें तय होंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, सब लोग मिलके सब चीज़ें तय करेंगे। तो उसमें क्या ऐसा कुछ है जो बातें बाहर आती हैं कि एक साल के लिए एक राजनीतिक दल का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? ये जो है, ये बात जो है ना, सबके मुंह में नरेंद्र मोदी जी ने डाल दी है कि एक साल के लिए कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा। ये ऐसा कभी होता है किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कि एक साल के लिए एक प्रधानमंत्री बनेगा? ये विपक्ष दल के गठबंधन के महत्व को कम करने के लिए ये झूठा प्रचार नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में कर रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। क्या लगता है, क्या ऐसी बात रही? हालांकि आपने कहा है कि 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर बात नहीं हुई, पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है बीजेपी। और क्या बात रही कि जनता जो है, आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि जनता बीजेपी पे विश्वास नहीं जता रही है, वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। एक सकारात्मक और जीवन को स्पर्श करती हुई राजनीति नहीं करने के कारण, जीवन को छूते हुए सवालों को एड्रेस नहीं करने के कारण, खेत खलिहान, धरती के रंग जैसा किसान, बीज, खाद, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये इनकी बातचीत के हिस्से नहीं है। रोजगार कोई इनका मुद्दा नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था। आप कहेंगे कि हम फिर वही घिसी पिटी बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये पिछले चुनाव का वायदा पूरा किया है तो अपने पोर्टल पर 20 करोड़ लोगों के नाम डाल दें,
तो हम ये विश्वास कर लेंगे कि इस चुनाव में जो इन्होंने वायदा किया है ये भी सही है। तो ये प्रॉब्लम महंगाई, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ रहे, लेकिन उपभोक्ता को महंगे दामों पर पेट्रोल डीजल मिल रहा। ये क्या देश का पढ़ा लिखा नौजवान और देश का आदमी समझता नहीं है? तो इन्होंने जीवन को छूती हुई समस्याओं को ठीक से एड्रेस नहीं किया। इन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस की टंकियां बांट दी पूरे भारतवर्ष में, लेकिन जब रिफ्यूलिंग के लिए गया आदमी तो 500 की टंकी 1150 रुपये में हो गई। 1,30,000 रुपये की एक कुटीर देहातों में दे रहे हैं। 1,30,000 में कोई कुटीर बनती है? सीमेंट के दाम, ईंट के दाम, रेत के दाम, श्रमिकों का डेली वेजेस कितना बढ़ गया है। 1,30,000 में कोई कुटीर बनती है? इन्होंने 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए। 12,000 में शौचालय बनता है? आप देहातों में चले जाइए, जो शौचालय बीजेपी के लोगों ने पैसा दे के बनवाए हैं उसमें गांव के लोग भूसा और कंडा भरे हुए हैं। आपका कहना है कि इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ, ये जनता के जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, उससे ये नहीं जुड़े बीजेपी, इसलिए उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस भी तो ईवीएम को लगातार दोष देती है। ईवीएम को अभी भी आप लोग दोष देंगे रिजल्ट्स जब आएंगे तो? हम कहते हैं नौकरी दो, वो कह रहा है जय श्री राम। हम कहते हैं उपभोक्ता सामग्री सस्ती करो, महंगाई है, वो कह रहा है जय श्री राम। हम कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करो, कृषि उपकरणों के दाम सस्ते करो। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की 1 हेक्टेयर की कीमत 25,000 रुपये हो गई, और इन्होंने कहा था कृषि को हम फायदे का बिजनेस बनाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे? जब खाद महंगा हो जाएगा, दुगने से 3 गुना ज़्यादा जब कृषि उपकरण महंगे हो जाएंगे, बीज महंगा हो जाएगा, तो और मजदूरों के दाम महंगे हो जाएंगे, तो कैसे कृषि फायदे का धंधा होगा? तो इन्होंने जो जो बात कही थी उसमें ये फेल हुए। रही ईवीएम मशीन की बात, तो ईवीएम मशीन को लेके आज भी हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम ईवी मशीन से इस देश में चुनाव चाहते ही नहीं। लेकिन इसलिए नहीं चाहते, आप लोगों ने नहीं कहा ना, इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जापान में जहाँ ये मशीन बनी है वहाँ वो अपने देश में उपयोग नहीं कर रहे। अमेरिका ने ईवीएम मशीन का उपयोग बंद कर दिया। पूरे यूरोप में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता है इलेक्शन में। जब किसी को इस पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है, हमें नहीं है इस पर विश्वास। जब पूरा अपोजिशन एक है इस बात को लेके पूरे देश का, तो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बात मानना चाहिए। चलिए, ईवीएम पे तो लगातार जो है बहस और डिस्कशन चलता ही रहेगा। आपने बहुत सारी बातें बताई, जैसे जो राजनीति इन दिनों है, लोकसभा के चुनाव हैं, किस तरह के परिणाम आएंगे, बहुत सारे आपने दावे भी किए कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि 4 जून के बाद क्लियर भी हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितने सीट्स मिले, केंद्र में किसकी सरकार बनी। लेकिन आपने समय दिया स्वदेश न्यूज़ को, आप हमारे ऑफिस में आए, सबकी बात को अपना समय दिया और इतने बेबाक तरीके से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की मुकेश नायक जी से। बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, विभिन्न पदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अभी मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, एआईसीसी में स्पोक्स पर्सन रहे हैं। राजनीति को बहुत बारीकी से और बहुत करीब से इन्होंने देखा हुआ है। तो बहुत सारी इन्होंने बातें बताई है किस तरह से इस बार का जो चुनाव परिणाम है बहुत चौंकाने वाला रहेगा। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।